नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल, भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। मोदी सरकार 3.0 का शुरुआती ट्रेलर आज सामने आ गया। प्रधानमंत्री आवास में एनडीए की बड़ी बैठक हुई। इसमें पीएम मोदी के साथ कुल 21 नेता शामिल हुए। मीटिंग में बीजेपी सहित 15 दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इनमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार और टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू भी थे, जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुना। बैठक में इसको लेकर लिखित प्रस्ताव पारित किया। इस पर सभी घटक दलों के नेताओं के दस्तखत है। नई सरकार को लेकर सबकी नजरें हैं। सबसे ज्यादा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर ही टिकी हुई हैं। दोनों नेताओं पर इंडिया गठबंधन की भी नजर है, लेकिन आज नीतीश और नायडू ने एनडीए के साथ पूरी मजबूती से खड़े रहने की गारंटी दी। उधर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर आज इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस सहित 19 दलों के 33 नेता शामिल हुए। खड़गे ने यहां से एनडीए के घटक दलों के लिए एक खास संदेश भी दिया। सवाल यह है कि क्या मोदी के साथ नायडू नीतीश के मजबूती से खड़े होने के बाद इंडिया का नंबर गेम फिनिश हो गया है या स्पेस अभी बाकी है? हमारे विरोधी एकजुट होकर भी इतनी सीटें नहीं जीत पाए, अकेली बीजेपी ने जीती है। एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। एनडीए के साथ चुनाव लड़े हैं और एनडीए को ही मजबूत करेंगे। वी आर इन एनडीए। इसी बार नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मुझे लगता है प्रधानमंत्री के लिए कोई वैकेंसी फिलहाल नहीं। नीतीश कुमार हमारे साथ ही रहेंगे, चंद्रबाबू नायडू हमारे साथ रहेंगे और इसीलिए हमारी सरकार बनने जा रही है। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। जनता ने नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है। इस बार देखा गया पहली बार नरेंद्र मोदी जी वो बहुमत से काफी दूर हैं। तो समर्थन पत्र सौंप दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद देश भर में चर्चा है और इसी चर्चा पर हम लोग भी आज बातचीत करने वाले हैं। एक खास पैनल मेरे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रोफेसर बद्री नारायण हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। इसके अलावा अलका लांबा, कांग्रेस की नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। घनश्याम तिवारी, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं और अभिषेक झा जेडीयू से हमारे साथ मौजूद है। आप सबका स्वागत है एबीपी न्यूज में। इससे पहले तमाम मेहमानों के पास चले, आइए आपको सबसे पहले एनडीए की मीटिंग की वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें बहुमत के आंकड़े हैं, जिसमें कुल 15 दलों के 293 सांसदों का नंबर है। तो आइए वो तस्वीर सबसे पहले दिखाते हैं। तो ये इस एलईडी के जरिए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से ये बैठक हुई और बैठक के बाद जो तस्वीर सामने आई वो ये तस्वीर सामने आई। आप ये देख सकते हैं तमाम नाम: नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, एचडी कुमारस्वामी और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल पटेल और जीतन राम मांझी पहली पंक्ति में खड़े हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं ललन सिंह, संजय झा, सुनील तटकरे, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, प्रमोद बोरो, इंदिरा हांगसुब्बा, अनुप्रिया पटेल, पवन कल्याण, अतुल बोरा और सुदेश महतो भी यहां पर खड़े हुए आपको दिखाई देंगे। अब जरा नंबर गेम मैं आपको दिखाता हूं। सबके नाम मैंने आपको बताया। आप ये देखिए, जीतन राम मांझी 1 सीट, ये एक यहां पर आप देख सकते हैं 7 सीट के साथ आप देख सकते हैं यहां पर खड़े हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार 12, चंद्रबाबू नायडू 16। ये वो बड़ा नंबर है। इसके इतर बाकी जो सहयोगी दल है एनडीए के, उन सब के भी नंबर आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह आंकड़ा बनता है 240। जी विनोद जी, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, ये नंबर जो है ये मुकम्मल है और एनडीए गठबंधन जो है एनडीए गठबंधन सरकार बनाने की संभावना सबसे ज्यादा उसके पक्ष में है जी, नंबरों के हिसाब से जी। और इंडिया की जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें हैं कि इनमें से 1-2 लोग खिसके
और इंडिया की तरफ आ जाएं, जो आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अपनी बैठक में आह्वान किया है। सवाल यह है कि आएंगे तो किस आधार पर, मुद्दा क्या है। आपने कहा कि संविधान में जिनको भरोसा हो, तो संविधान में तो जो भी एमपी बनेगा उसको भरोसा है, देश का शपथ जब लेंगे तो संविधान की शपथ लेंगे। कोई ऐसा ठोस मुद्दा हो या कोई ऐसा राजनीतिक ऑफर हो जो इंडिया गठबंधन एनडीए के इन घटक दलों को दे सकता हो, तो वो अपना पाला बदलें। विनोद जी, लेकिन माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, एक दिलचस्प बात यह है, समर्थन पत्र सौंप दिया और बिल्कुल देखिए शुरुआत से ऐसा लग रहा था कि जाहिर सी बात है ये एनडीए के घटक दल हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, लेकिन सुबह से हर जगह यही चर्चा थी कि नीतीश कुमार कहीं चले तो नहीं जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू कहीं चले तो नहीं जाएंगे। क्या इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों के बारे में ये खास बात है कि वो पाला बदलने में उन्हें कभी कोई संकोच न रहा है और न रहता है जी। नीतीश कुमार के बारे में सबको मालूम है कि कितनी बार वो इधर आए फिर उधर गए, फिर इधर आए फिर उधर गए, इधर उधर इधर उधर इधर, तो उसमें। और चंद्रबाबू नायडू का तो मैं बताता हूँ कि 1998 में 96 में जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी, वो उसके कन्वीनर थे, संयोजक थे। और 98 में जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार वो हारा, चुनाव हुआ और यूनाइटेड फ्रंट में नंबर नहीं थे और बीजेपी अपना कुनबा बढ़ा रही थी अटल जी के नेतृत्व में। अटल जी एक बार 13 दिन की सरकार चला चुके थे, उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश हो रही थी, तो सबसे पहला समर्थन देने चंद्रबाबू नायडू गए। अपना जो है पूरा यूनाइटेड फ्रंट को उन्होंने अनाथ छोड़ दिया जी। हम लोग हरिकृष्ण सुरजीत के पास गए, उनसे पूछा तो बोले व्हाट वी कैन डू व्हेन आवर कन्वीनर हैज क्रॉस द लाइन। अब हम क्या कर सकते हैं, जिसका काम सबको जोड़ के समर्थन जुटाना था वही चला गया। तो चंद्रबाबू नायडू उसके बाद वो लगातार एनडीए के साथ रहे और 2019 में उन्होंने 2014 में भी एनडीए के साथ थे, मोदी जी के साथ वो सरकार जब बनी उनकी, और 2014 में 19 में उन्होंने एनडीए को छोड़ दिया और वापस विपक्ष में आए और आंध्र प्रदेश में उन्होंने बाकायदा गठजोड़ किया कांग्रेस के साथ। यानी इतिहास, दोनों नेताओं का इतिहास ऐसा है, या यूं कहें कि राजनीति ऐसी रही है कि कभी भी छोड़कर जाना और आना इनकी राजनीतिक शख्सियत में रहा है। भाई जैसे आप आरजेडी के लिए कह सकते हैं, वो एक जगह है, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, ये वो दल हैं जो ममता बनर्जी पहले एनडीए के साथ रही है वाजपेयी जी के जमाने, लेकिन उसके बाद से लंबे समय से वो इधर हैं। ये दल ऐसे हैं जो पाला नहीं बदले हैं अभी तक। और मैं रोक रहा हूं आपको विनोद जी, ये तस्वीरें भी हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा देंगे। राष्ट्रपति भवन, आप देखिए प्रधानमंत्री का काफिला इस वक्त जा रहा है, जो लगातार जो पहले से सूचना थी। मैं प्रोफेसर साहब आपके पास आऊंगा, प्रोफेसर बद्री नारायण जी। जो सवाल मैंने विनोद जी से किया कि ठीक है समर्थन पत्र दे दिया, अब देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति निवास की तरफ जा रहे हैं एनडीए के तमाम सहयोगी घटक दलों के साथ, लेकिन इसके बावजूद अभी भी चर्चा है। और जिस बात का जिक्र विनोद जी ने किया कि वो रेखा लांघने वाली बात, कि वो डर जरूर सताता रहेगा भले समर्थन पत्र दे दिया है। देखिए, किसी भी नेता का के व्यवहार का एक पैटर्न होता है और उस पैटर्न से देखा जाता है कि आगे वो क्या करेगा जी। तो जैसा कि विनोद जी ने बताया कि पास्ट में उन लोगों का जो क्रेडिबिलिटी है वो डाउटफुल रहती है, कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि राजनीति अपने आप में संभावनाओं का खेल है। राजनीति अपने आप में एक तरह का बेटर शेयर, एक प्रैग्मेटिक स्टैंड, क्योंकि अब आइडियोलॉजी और विचारों की राजनीति नहीं रह गई है, मोरल की पॉलिटिक्स भी नहीं है जी। लेकिन बीजेपी एक ऐसा दल है, यानी जो चर्चाएं चल रही है किसके बीच चल रही है, ये हमारी मीडिया का या एक जो जनरल हमारी पब्लिक है उसके बीच एक शंका संशय है। लेकिन बीजेपी एक ऐसा दल है और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता है जो इस तरह के अंतर विरोधों को लेकर के साध कर चलने में बहुत माहिर व्यक्तित्व है उनका, क्योंकि उनकी एक ट्रेनिंग संघ से है जहाँ पर इस तरह के अंतर विरोधों से पार जाने को की एक ट्रेनिंग भी होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो समस्या है वो ये है कि इसके कारण जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन, जो कड़े निर्णय, जो डिसाइसिव व्यक्तित्व रहा है उनका, उसको भी कोई समस्या आ सकती है। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। प्रेम शुक्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रेम जी, सरकार बनने जा रही है आपकी, घटक दलों ने समर्थन पत्र भी दे दिया, चाहे चंद्रबाबू नायडू की बात करें, नीतीश कुमार जी की बात करें, लेकिन दोनों नेताओं का जो राजनीतिक करियर रहा है उसको लेकर जो चर्चा है, इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी दिन भर ये जरूर सुन रहे होंगे। सामल जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जो दोनों गठबंधन दलों में अब अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी के संदर्भ में आपका कहें तो अधिकतर समय वो एनडीए के साथ ही रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू जी का भी लंबा समय एनडीए के साथ गया है, लेकिन अब इंडी अलायंस में डीएमके है। विनोद जी तो उस घटना को जानते होंगे कि राजीव गांधी का हत्यारा कह के गुजराल की सरकार गिराई गई थी
डीएमके को। अब श्रीमती सोनिया गांधी ने अपने पति के हत्यारे के साथ समझौता कर लिया। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने 1990 में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार चलाई। बाद में मुलायम सिंह यादव जी ने जब 1999 में श्रीमती सोनिया गांधी को समर्थन नहीं दिया, लंबा वैमनस्य हुआ, डिस्प्रोपोर्शनेट असेट के केस बने, सीबीआई की इंक्वायरी हुई। विश्वनाथ चतुर्वेदी जी को विनोद जी भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं अच्छी तरह से। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता, तो इस बार भी रायबरेली में वो सक्रिय थे, राहुल गांधी के प्रचार की टीम में थे। मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के खिलाफ पीआईएल उनसे श्रीमती सोनिया गांधी ने कराया। 2006 में जो है उपचुनाव श्रीमती सोनिया गांधी को रायबरेली से क्यों लड़ना पड़ा था, हर कोई जानता है। अभी कुछ माह पहले ही मध्य प्रदेश के चुनाव के समय भाषा की तल्खियां किस स्तर तक उतरी थी, अखिलेश जी की भाषा की और अजय राय की भाषा की तल्खी, ये भी सबने देखा है। आम आदमी पार्टी किस तरह से सोनिया गांधी को भ्रष्ट कहता था और क्या क्या कहा गया। और अभी पंजाब में जो 3 उनके सांसद चुन के आए हैं, तीनों कांग्रेस के विरोध में चुनकर आए हैं। और पंजाब में कांग्रेस सरकार के 5 मंत्री आम आदमी पार्टी की सरकार ने जेल में डाल दिए। ओपी सोनी उनके डिप्टी सीएम थे, वो जेल में है। ममता बनर्जी अभी सरकार जब चुनाव चल रहा था तो उन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या कहा, उन्होंने कहा कांग्रेस के लोग जो हैं बीजेपी के खरीदे हुए लोग हैं जी। उन्होंने कहा सीपीएम के लोग जो हैं बीजेपी उनको फंड करती है। अभी कहा ममता बनर्जी ने, बहुत चुनाव के दौरान की बात मैं बता रहा हूं। प्रेम जी, आपका कहना है कि विसंगतियां जो है, जो ये स्थिति इंडिया में भी है, आप टीडीपी में ढूंढ रहे हैं, जो विसंगतियां आप नीतीश जी में ढूंढ रहे हैं, नहीं उनमें भयंकर है भाई। आम आदमी पार्टी का अभी अलका लांबा जी क्यों छोड़कर आई थी आम आदमी पार्टी? क्योंकि राजीव गांधी का भारत रत्न जो है वो वापस लेने के लिए दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया था। पूछिए अलका लांबा जी, झूठ बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल अलका जी के पास किस आधार पर त्याग पत्र दिया था आम आदमी पार्टी से? क्योंकि ये राजीव गांधी जी के जो है ये समर्थक रही हैं, ये राजीव गांधी जी को मानती हैं और उनके भारत रत्न वापस लेने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायकों ने प्रस्ताव लाया था विधानसभा में। ठीक है प्रेम जी, मैं अलका लांबा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बयान मैं जरूर यहां पर सुनाना चाहूंगा। एक तरफ एनडीए की बैठक चल रही थी तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान सुर्खियों में था। तेजस्वी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बड़ी नसीहत दी। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार अब बिहार को स्पेशल पैकेज भी दिलवाए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इस बार देखा गया पहली बार नरेंद्र मोदी जी खत्म हो चुके हैं, उनका मैजिक खत्म हो चुका है, वो बहुमत से काफ़ी दूर हैं। अब उनको जो है बिना उनके 2 बड़े जो सहयोगी हैं, बिना उनके अब सरकार चल नहीं सकती है। तो काफ़ी दबाव जो है हमको लगता है अगर देने पर पावर है, संख्या भारी है, तो बिहार के लिए तो इतना करना ही चाहिए। तेजस्वी यादव को आपने सुना और इस बीच खबर यह भी है कि समर्थन पत्र दोनों नेताओं ने जो सौंपा है, कोई शर्त नहीं रखी है। यह बात दोनों खेमों की तरफ से आई है, चाहे टीडीपी की बात हो चाहे जेडीयू की बात हो। अलका लांबा जी, क्या लग रहा है? देखिए जो नतीजे आए हैं वो नतीजे मतलब अपने आप में बड़े दिलचस्प हैं, और अब जो परिस्थितियां बनी हैं, क्या अभी भी आपकी तरफ से कोशिश होगी? क्योंकि जो बयान आ रहे हैं वो कई तरह के इशारे कर रहे हैं। रोहित जी, भाजपा के प्रवक्ता ने बहुत से उदाहरण गिनाकर कोशिश की कि एक बड़ी तस्वीर जो आज देश के सामने उससे ध्यान भटका दे। उन्होंने मेरे निजी भी अनुभव पे बात की, पर बात देश में आज हो रही है कि क्या किसी को पूर्ण बहुमत मिला? नहीं मिला है। जो प्रधानमंत्री और भाजपा 400 सीटें पार का नारा लगा रही थी, वो 300 पार कर पाई। वो 272 का जादुई आंकड़ा अपने दम पर भाजपा हासिल कर पाई? नहीं कर पाई है। सच्चाई है कि प्रधानमंत्री जी के प्रति और सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा नहीं, विश्वास घटा है, और वो विश्वास हम पर आया है। हम 50% आज 100 के करीब 99 सीटें कांग्रेस ने हासिल की, यानी कि भाजपा का सीधा जो नुकसान हुआ है उसका लाभ कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को मिला है। जहां तक नीतीश जी के चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी की बात हो रही है, समय आने दीजिए, इतिहास उनका है। प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण, आज अमित शाह जी के भाषण, जो भी नीतीश जी और नायडू जी को लेकर रहे वायरल हो रहे हैं। तो कोई उनकी विश्वसनीयता नहीं है कि वो कितना लंबे समय तक इनके साथ रहेंगे, कितना ब्लैकमेल ये सरकार होगी। इस सरकार के बीजेपी के अंदरूनी, आपने अभी नितिन गडकरी जी, जो शिवराज सिंह चौहान जी 8 लाख से जीते, और भी तो नेता है ना भाजपा में, कहाँ हुई, कब बैठक हुई, कब सब सहमति से भाजपा के भीतर पहले मोदी जी को अपना नेता चुना गया,
सीधा एनडीए की बैठक बुलाकर सौंप दिया गया पत्र। अब अंदर भी इतनी सुगबुगाहट है कि मोदी जी कोई अभी अपना नेता नहीं चुना। भाजपा ने अपने संसदीय दल की मीटिंग नहीं हुई, जो मेरे को जानकारी है, जो इनके हैंडल्स में मैं देख रही हूँ। और मैं फिर कहूंगी, हमने लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी और मुझे खुशी है वो लड़ाई हम जीतने में कामयाब हुए हैं। अब विपक्ष में बैठे या सत्ता में, इस समय बताएगा, लेकिन एक मजबूत विपक्ष में भी बैठेंगे तो देश का लोकतंत्र, ठीक है अलका जी, संविधान अलका जी आप ही के सवाल को आगे लेते हैं। अभिषेक झा भी हमारे साथ है। अलका जी जेडीयू के प्रवक्ता है। अभिषेक झा साहब, आपने अलका लांबा जी को भी सुना और आपने प्रेम शुक्ला जी को भी सुना और हमारे पैनल को और पूरे देश भर को सुबह से सुन रहे होंगे आप। और पटना से भी आज कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि नीतीश जी के आवास के बाहर बहुत से लोग पहुंचे और वो कह रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि नीतीश जी वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। कि नीतीश कुमार जी को चाहने वाले लोग हर तरफ, सिर्फ बिहार में है बल्कि पूरे देश में, लेकिन हमारे इंडी के जो साथी हैं, और यही तो चिंता है बीजेपी को। शायद प्रेम जी भी मुस्कुरा रहे हैं। अब नीतीश जी की चाहत लोग रखते हैं, नीतीश जी की चाहत लोग रखते हैं, इसके लिए किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इंडी की नींव नीतीश कुमार जी ने रखी, वरना कहाँ ममता जी, अखिलेश जी, अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी से बात करने वाले थे, बात तक नहीं होती थी। नीतीश जी की देन है कि इंडी का पूरा फॉर्मेशन हो पाया और आज ये लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई हम तो सत्ता के काफी करीब पहुंच चुके हैं। अब क्या क्रोनोलॉजी है? परसों तक ये सरकार बनाने का दावा करते थे 295 और हारने के बाद भी इतने खुश हैं, हम तो इनको बधाई देते हैं भाई। क्लियर मेजोरिटी किसके पास है? एनडीए के पास है। सबसे बड़ी पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। सरकार किनकी बनने जा रही है? एनडीए की बनने जा रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से बनेंगे। हमारी पार्टी ने समर्थन दे दिया। आपने वो दस्तखत वाला पन्ना जरूर दिखाया होगा। जी बिल्कुल। और उसमें साफ तौर पर नीतीश जी के दस्तखत है, सभी पार्टियों का दस्तखत है। जब दस्तखत कर दिया है और समर्थन दे दिया है, हम 60 चुनाव लड़े हैं, फिर भी ये कयास लगा रहे हैं। असल में क्या है ना कि इनको गूज बम्स आ रहे हैं, इनको सपना आता होगा कि शायद कल उठें और राहुल जी प्रधानमंत्री बन जाए, शायद कल उठें और अखिलेश जी प्रधानमंत्री बन जाए, कहीं ममता जी का नंबर लग जाए। रोहित जी, इनको खुशफहमी में रहने दीजिए। देश ने फिर से एक बार एक सशक्त और मजबूत सरकार चुनी है। अब सुनकर बड़ा आश्चर्य लगता है, ताज्जुब होता है कि एक विद्यार्थी 85-90 नंबर ला रहा था, उसने क्लेम किया कि मैं 95 लाऊंगा। चलिए 80 नंबर आते हैं उस विद्यार्थी के, 75 नंबर आते हैं, पास तो वही हुआ है ना। और उस पर हंस कौन रहा है, खुशी कौन मना रहा है? जो विद्यार्थी खुद फेल हो चुका है। वस्तुतः स्थिति यही है, राजनीति में नंबर्स का गेम होता है, मेजॉरिटी की बात होती है। अगर आपको मेजॉरिटी मिली है इसका मतलब आप सफल हुए हैं, मेजॉरिटी से आप 1 अंक भी पीछे हैं इसका मतलब आप पूरी तरीके से विफल है। इस बात को स्वीकारना चाहिए जी, लेकिन खुश हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको रोकूंगा अभिषेक झा साहब, आपको रोकूंगा। तो अभिषेक झा भी कह रहे हैं जैसे कि नीतीश जी ने बड़ी मजबूती के साथ समर्थन पत्र दिया, बिना शर्त समर्थन की बात कही। अलका जी, आता हूं मैं घनश्याम तिवारी जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं, वो भी हमारे पैनल में है, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता है। घनश्याम जी, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त आपकी पार्टी देश में, और अब ये बताइए आप कि जो चर्चाएं चल रही हैं, और अभी अभिषेक जी ने भी बताया कि देखिए इंडिया के जो गठबंधन के शिल्पकार थे वो तो नीतीश कुमार ही थे, लेकिन आप लोगों ने अभी भी कोई उम्मीद रखी है? किससे उम्मीद है आपको? क्या अभी भी बैकडोर पर कोशिशें जारी है, या जो अलका जी कह रहे हैं कि नहीं ठीक है हम विपक्ष में बैठेंगे, मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? नमस्कार रोहित जी, आपको, दर्शकों और को पैनलिस्ट को। सबसे पहले तो एक लंबी सांस लेनी चाहिए। ये सांस जो है तानाशाही से मुक्ति की सांस है, जो देश में हर कोई आज ले रहा है, क्योंकि तानाशाही के खूंखार सपने को देखने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की क्या वो सपना देश की जनता ने चकनाचूर कर दिया है। अयोध्या से लेकर उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, पूरे देश में वो सपना चकनाचूर हुआ है। पहली बात, लगातार बड़ी ही उद्दंडता से भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे साइकिल पंचर हो गई। आज हालत ये है कि अपने चकनाचूर सपने के साथ चंद्रबाबू नायडू जी का चुनाव सिंबल साइकिल है, उस साइकिल पे सवार होकर के मोदी जी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चंद्रबाबू नायडू जिनके पर्सनल इतिहास को लेकर के हर तरह की गालियां अमित शाह और नरेंद्र मोदी दे चुके हैं, जिनके जेल जाने में भी इस सरकार का हाथ रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। और रही बात नीतीश कुमार जी की, मैंने 6 साल उनके साथ काम किया है। मैं उस समय भी उनके साथ था जब उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के नाम पे 2013 में अलायंस तोड़ा था, और मेरा बड़ा सम्मान है। पिछले 10 साल से ये ऑफिशियल नॉलेज है सभी को कि भारतीय जनता पार्टी
हाथ में खंजर लेकर के नीतीश कुमार जी को के पीठ में छुरा घोंपना चाह रही है। चाहे उस छुरे का नाम चिराग पासवान हो 2020 में, या उस छुरे का नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह जी हो, जो कि मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे। लगातार पूरे बिहार की डीएनए टेस्टिंग कराने वाले नरेंद्र मोदी जी ने क्यों कराया था? उन्होंने कहा था नीतीश कुमार जी के डीएनए में प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है कि जिस व्यक्ति ने नीतीश कुमार जी के डीएनए में प्रॉब्लम कहा, जिस व्यक्ति ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर मिजोरम तक एक ऐसा आप राज्य नहीं चुनेंगे, एक ऐसा दल नहीं बताएंगे जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने हाथ मिलाया हो, उसके बाद उस हाथ को डसा ना हो, उस दल को समाप्त न किया हो, उसके चिन्ह को समाप्त न किया हो, उसके नेता को समाप्त किया। कोई भी आत्महत्या करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी क्यों बनेगा? ठीक है, ये विश्वासघाती दल किसी के साथ नहीं हो सकता, इसीलिए ये सरकार चलने वाली नहीं है। ठीक है घनश्याम जी, आप भी ये दावा कर रहे हैं। अलका लांबा जी, आपके पास आऊंगा। आपने अभिषेक झा साहब को भी सुना और आपने प्रेम शुक्ला जी को भी सुना। इनका ये कहना है, और आज जो खबर आई निकलकर वो ये भी कि भाई बहुमत तो एनडीए को मिला, लेकिन खुश हो रहा है विपक्ष। और वही बात अभिषेक झा साहब भी कह रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी भी कह रहे हैं। अभिषेक झा साहब तो कहेंगे जो लोग फेल हुए हैं वो पास हुए विद्यार्थी पर सवाल उठा रहे हैं। रोहित जी, समझना होगा कि भाजपा अपना बहुमत थी तो तानाशाह थी। अब उसकी जो है डोर जो है उन दलों के पास है, और ये कठपुतली बने रहेंगे। डोर क्योंकि 2 के हाथ में 3 के हाथ में है, और हमें ये पूरा विश्वास है कि संख्या बल पर तानाशाही से कृषि कानून और ये वो चीजें जो थोपते रहे, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते रहे, कम से कम हमने उस तानाशाही को कमजोर करने की जो हमारी लड़ाई थी उसको हमने जीत लिया है। तानाशाह कमजोर हो गया। सत्ता हाथ में आएगी, पर हमें ये है कि संविधान को अब खतरा नहीं, जिसके लिए 400 सीटें वो मांग रहे थे कि संविधान बदल देंगे। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जो खतरा था, हमने वो लड़ाई लड़ी है, और स्वाभाविक है उनकी संख्या कम हुई है, उनका विश्वास कम हुआ है, हमारी संख्या दुगनी हुई है। अलका जी, आपकी आपकी इसी बात पर मैं प्रेम शुक्ला जी का रिएक्शन चाहूंगा। प्रेम जी बताइए, जो आप लोग सुबह से बात करें तो अलका जी ने इस पर जवाब दे दिया। उनका कहना है कि हम जिस लड़ाई को लड़ रहे थे वो लड़ाई हम जीते, भले बहुमत से दूर हो। ये गजब की लड़ाई जीतेगी जो पार्टी संविधान पर शरीयत लादने का दुष्कर्म करती रही। बहुमत के बल पर श्रीमान राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर शाहबानों पर अन्याय करने के इरादे से संविधान पर शरीयत लादने का दुष्कर्म किया, और वो आज जो है उनकी पार्टी की ये दुर्गति है कि वो जो है पहली बार अपोजिशन। देखिए, इनको समझाइए। अलका जी, एक बार प्रेम जी को बोलने देते हैं। अलका जी, फिर आप अपनी बात रखिए। मैं आऊंगा आपके पास, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। अलका जी काहे जो है धैर्य खो रही है। देखिए, उस पार्टी को आज 10 वर्ष के बाद विपक्ष का नेता बनने का अवसर मिल रहा है, इस पर इतना इतरा रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अभी भी 100 सीट का वो लक्ष्य नहीं टच कर पाए, 99 पे अटक गए। और जो पूरी इंडी अलायंस जिसमें सुश्री ममता बनर्जी नहीं थी, उस फिगर को भी आप सब जोड़ रहे हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी को अकेले मिले जो जनादेश है उससे कम है उनकी संख्या। ठीक है प्रेम जी आपको रोकूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करें। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हो गई है, और बैठक के बाद की जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने आप देख सकते हैं। तमाम इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के नेता आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बैठक खत्म होने के बाद बाहर निकले हैं, और एक किसे कहा जाए कि फोटो ऑप है ये, और तस्वीर यहां पर खिंचवा रहे हैं तमाम दिग्गजों को। आप देख सकते हैं शरद पवार देखे जा सकते हैं, अखिलेश यादव और सब लोग। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें नतीजों के बाद जो माहौल है उसकी पूरी कहानी बयां करते हैं। विनोद जी, ये तस्वीरों से देखिए सब, ये मुझे लगता है कि एक तरह से ये कहा जाए कि बड़े सालों बाद ये स्थिति बनी है कि विपक्ष भी खुश नजर आ रहा है। तमाम नेता ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे सरकार बनाने जाने वाले हो। देखिए, ये तस्वीर ये संकेत है, बताने के लिए है कि भाई हम सब एकजुट हैं, हमारे अंदर कोई किसी तरह का वो नहीं, भले हम बहुमत का आंकड़ा नहीं पा पाए हैं, लेकिन हम अभी मैदान हमने नहीं छोड़ा है जी, कुल मिलाकर के। लेकिन मैं बार बार एक प्रश्न करता हूँ कि क्या ऐसा मुद्दा इंडिया गठबंधन सामने रखेगा जिससे जो एनडीए के साथ सहयोगी दल हैं, जिनकी साथ आने की अपेक्षा कर रहे हैं इंडिया के नेता, वो आ जाए। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये जिस तरह के मुद्दे आ सकते, भाई
अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार आप चाहते हैं हमारे साथ आए तो क्यों आएंगे आपके साथ? जी, आप उनको क्या देंगे? प्रधानमंत्री बनाना, ऊपर ये सब तो बेकार की बातें हैं, क्योंकि 11 दल वाले 12 विधायक वाले को आप, सांसद वाले को आप प्रधानमंत्री बना देंगे तो बाकी 38 सांसद वाले अखिलेश यादव क्या करेंगे? जी, तो ये सब आपको ऐसा मुद्दा दीजिए जो उनको सोचने को मजबूर करे। जैसे उदाहरण के लिए देश को पहला दलित प्रधानमंत्री देना है हमको, अगर मान लीजिए ये कोई मुद्दा दे अगर इंडिया गठबंधन, तो चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार को सोचना पड़ेगा। उनको लगेगा कि भाई हमको अपनी दलित कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करना है कि नहीं करना, चिराग पासवान को छोड़ना पड़ेगा। क्या इस तरह की कोई पहल इंडिया गठबंधन करने जा रहा है या कर सकता है? अगर ऐसा करे तब वो एक राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। लेकिन खाली ये आप संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, लोकतंत्र भी बचा हुआ, संविधान भी बचा हुआ है जी, इसलिए वो कोई मुद्दा आकर्षण पैदा नहीं करता है। आकर्षण पैदा करने वाला राजनीतिक मुद्दा क्या आप दे सकते हैं? एनडीए ने अपना नंबर जोड़ लिया, उनके पास नंबर है, समर्थन पत्र भी जाकर राष्ट्रपति को दे दिया प्रधानमंत्री जी ने, और वो उस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। आप अभी चाय पी रहे हैं खाली। बिल्कुल, तो ये स्थिति है। मैं प्रोफेसर साहब आपके पास आऊंगा। प्रोफेसर बद्री नारायण जी, क्या आपको क्या लग रहा है कि अभी जिस तरह की स्थिति है, अभी जो विनोद जी भी बात कर रहे थे, लेकिन अब आगे क्या? ये तो सरकार बना रहा है, एनडीए सरकार बना रहा है, विपक्ष अपनी बात जरूर कह रहा है, अपनी तमाम बातें सामने रख रहा है, लेकिन संविधान और की जो बात हो रही है बार बार, इस पर ये कोई छोड़ के आ जाए एनडीए को, ऐसा तो नहीं लगता है। लेकिन दूसरा जो बड़ा सवाल है, क्यों आएगा भाई? बिल्कुल, दूसरा बड़ा सवाल यह है कि गठबंधन सरकार पिछले 10 सालों में, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखें, उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए, लेकिन क्या गठबंधन की इस सरकार में भी वैसे फैसले लेने का सिलसिला जारी रहेगा? मैं आपसे जवाब लूंगा लेकिन उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे मीडिया से बात कर रहे हो, बातचीत सुन लेते हैं। आज के पॉलिटिकल सिचुएशन पे और आज की जो परिस्थिति है उस पर बहुत से सजेशन आए, चर्चा हो गई और ये निष्कर्ष आखिरी में ये निकला कि हम सब मिलके एक ही वॉइस में ये कहना चाहिए जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। The constituents of India bloc thank the people of India for the overwhelming support received by our allies. The people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision, and we all together agreed on these points, and will definitely whatever promises we have given to the people, that we will keep it up, and just I want to tell this. Thank you very much. तो मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे इंडिया की बैठक के बाद, इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद, वो साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि जी 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 जो बात मैंने कही तो मैं उसके उदाहरण देना दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का नाम प्रपोज किया जी, तो जो उनके खिलाफ जो पूरा ब्लॉक था उसको सोचना पड़ गया, जेएमएम को सपोर्ट करना पड़ गया, बहुत सारे दलों को, क्योंकि उन्होंने एक मुद्दा दिया कि भाई देश में पहली महिला राष्ट्रपति बने, वो भी आदिवासी महिला। तो इस तरह के इशू जब आप क्रिएट करते हैं तब आप दूसरे सामने वाले के गठबंधन में आप हलचल मचा सकते हैं। एक उदाहरण और दूंगा कि जब प्रतिभा पाटिल का नाम यूपीए लाए थे राष्ट्रपति के लिए तो शिवसेना तक ने सपोर्ट किया था, जबकि शिवसेना से इंडिया गठबंधन ये बड़ी बात है। वही मैं प्रोफेसर आपसे जो सवाल था ब्रेक से एनडीए के साथ ही शिवसेना उस समय। जी, क्या कहेंगे उस पर, क्योंकि गठबंधन की सरकार को चलाना एक बड़ी चुनौती। बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, बहुत बड़ा सवाल है जो आपने खड़ा किया। एक इसके पहले ये बात कह दूं कि विपक्ष जैसे हार में जीत या हार की जीत,
ये हार में जीत तलाश रहा है, लेकिन ये पोस्चरिंग है, ये दिखाने के लिए भी कि हम लड़ाई में हमारा स्कोर आगे है, लड़के हम और भी लड़ना चाहते हैं। ये एक तरह की पोस्चरिंग है, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो बड़ा सवाल आपने खड़ा किया कि गठबंधन की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका पूरा जो पैटर्न ऑफ वर्किंग है वो बहुत ही डिसाइसिव कन्विक्शन के साथ बड़े फैसले लेना, बड़े परिवर्तन करना, उस तरह का व्यक्तित्व है। अब वो अभी तक वो हमेशा पूर्ण बहुमत की सरकार चलाते रहे हैं, चाहे गुजरात में हो, चाहे मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे आज रहे हों, हमेशा एक अजेय किस्म की शक्ति रहे हैं वो। आज जो जिस स्थिति में हैं वहाँ पर उनको कुछ किसी तरह के दबाव में काम करना है। तो लेकिन मुझे लगता है कि तो वैसे में मुझे लगता है कि जो उनका प्लान था 2047 में विकसित भारत का पूरा जो प्लान था, जो फ्यूचर को उन्होंने प्लान जिस तरह से किया था, बड़े परिवर्तन, वो बार बार कहते हैं कि बड़े रिफॉर्म करने हैं हमें, बड़े रिफॉर्म से ही विकास संभव है, कि उसमें मुझे लगता है कि गति थोड़ी रुकेगी और उनको बहुत तरह के प्रेशर्स। तो आपका कहना है कि गठबंधन की सरकार चलाने में कई तरह की मुश्किलें आएंगी और बड़ी चुनौती होगा। अलका लांबा, आप बड़ी देर से कुछ कहना चाह रही है और सवाल मेरा भी आपसे यही है। रोहित जी, इस बात को समझिएगा, ये बात ये नहीं है कि सत्ता किसको मिल रही है। लोकतंत्र के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है कि विपक्ष कितना मजबूत खड़ा है, कि जब सत्ता तानाशाह हो तो उसका कंट्रोल लोकतंत्र में विपक्ष के पास होना चाहिए। और ये साफ हुआ है कि विपक्ष को बहुत ताकत मिली, जिसे हमने स्वीकारा भी है। मैं आपको याद दिला रही हूँ, 1984 में राजीव गांधी जी को 403 सीटें मिली। वो आज तक का रिकॉर्ड मोदी जी 400 पार का नारा देकर भी नहीं तोड़ पाए। लेकिन कभी सोच ये नहीं रही कि विपक्ष लोकतंत्र में खत्म करना है। 3 बार कह रहे प्रधानमंत्री, तीसरी बार बनने जा रहे, 62 के बाद हुआ। अरे नेहरू जी ने 1952 में 364 सीटें ली, 1957 में 371 सीटें ली, 1962 में 361। हमेशा 3 बार हैट्रिक में पूर्ण बहुमत अपने दम पर हासिल किया, लेकिन तानाशाही नहीं थी। विपक्ष को उतना ही मान सम्मान। अलका जी जल्दी से तमाम मेहमानों के पास जाते हैं। प्रेम जी, अलका जी का कहना कि आपकी हैट्रिक और इनकी हैट्रिक, इनकी पार्टी की हैट्रिक में बड़ा अंतर है, पहली बात तो ये, और गठबंधन की सरकार चलाना बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि गठबंधन, तब आप जिन कड़े और बड़े फैसलों का जिक्र करते हैं, क्या अब उन फैसलों को लेने में मुश्किल जरूर होगी? पहले तानाशाही पर उत्तर। पंडित जवाहरलाल नेहरू की तानाशाही का ये आलम था कि मजरूर सुल्तानपुरी, हमारे सुल्तानपुर के तो उन्होंने गीत लिख दिया तो उनको जेल में डाल दिया, और आकाशवाणी पर जो है फिल्मी संगीत प्रतिबंधित कर दिए गए थे। ये नेहरू की तानाशाही थी। इंदिरा जी की तानाशाही आपातकाल हर किसी ने देखा, और श्रीमान राहुल गांधी ने किस तरह से कैबिनेट के फैसले को पत्रकार सम्मेलन में फाड़कर फेंक कर अपनी तानाशाही को प्रदर्शित किया। तो 3 पीढ़ियों की तानाशाही है, 3 पीढ़ियों की। फिर देखिए पीछे बोल रही है सामल जी, ये क्या तरीका है? सामल जी, ये क्या तरीका है? ये भी तानाशाही है, ये भी विकृत तानाशाही है। अलका जी प्लीज, ये भी विकृत तानाशाही है। एक बार सुन लीजिए, तानाशाही है ये, विकृत तानाशाही है, विकृत तानाशाही है ये, विकृत तानाशाही है कांग्रेस की, कांग्रेस की विकृत तानाशाही है ये। नेहरू जी को, सामल जी, इस विकृत तानाशाही को आप रोक नहीं पा रहे हैं। अलका लांबा जी, वक्त कम है, मैं चाहूंगा प्रेम जी की बात पूरी हो जाए। जब आप बोल रही थी तो मैंने किसी को नहीं बोलने दिया। प्लीज अलका जी, इनकी बात सुनकर मुझे इस तरह से डिबेट करने की आदत नहीं है। प्लीज अलका जी, प्रेम जी अपनी बात पूरी करें, मुझे अगले मेहमान के पास जाना है, हुल्लड़ मचा रही है। प्रेम जी जल्दी से अपनी बात पूरी करें। देखिए, तो 3 पीढ़ियों की तानाशाही, 3 पीढ़ियों की, फिर देखिए चिल्ला रही है, फिर चिल्ला रही है भाई, देखिए फिर चिल्ला रही हैं। सामल जी मुझे बोलना है कि तानाशाही के सामने आप नतमस्तक है। नहीं, हम किसी के सामने नतमस्तक नहीं। कांग्रेसी तानाशाही के समक्ष जब किसी का किसी में बस नहीं चलता तो हम ही सामने आते हैं। लगातार बोल रही, मैं उनके बीच में एक शब्द नहीं बोला हूँ। जी बोलिए प्रेम जी, जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। उनके बारे में एक शब्द उनके बीच में बोला हो तो बताइए जी। देखिए, 3 पीढ़ियों की तानाशाही मैंने आपके सामने गिनाई, और इन 3 पीढ़ियों की तानाशाही का परिणाम है कि भ्रष्ट तंत्र और वंश तंत्र के जो है, ये जो नापाक गठबंधन था, उस गठबंधन का परिणाम है कि जनता ने जो है 3 बार हैट्रिक कर दिया, 100 के नीचे 99 पे अटके हुए, फिर भी हार का अहंकार इतना आक्रामक और विकृत हो सकता है। फिर देखिए चिल्लाने लगी, फिर चिल्लाने लगी है, फिर चिल्लाने लगी है। माफी के साथ आपको भी रोकना होगा, अलका जी आपको भी रोकना होगा, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वक्त खत्म हो गया है इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो बड़ा सवाल यह है कि दोनों तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष भी खुश है एक तरफ, और दूसरी तरफ सरकार बनाने वाली एनडीए भी खुश है। सबके अपने अपने दावे हैं। विपक्ष कह रहा है कि हम मजबूती से लोकतंत्र को बचाने की जंग में कामयाब हुए, तो दूसरी तरफ एनडीए यह बता रहा है कि तीसरी बार सरकार हैट्रिक बनाने में कामयाब हुई है। लेकिन कांग्रेस भी अपनी हैट्रिक की याद दिलवा रही है। बहरहाल आज भारत की बात में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।